हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व पे। आज हम वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन का द्वारा लॉन्च किया गया जो पुस्तक है साइंस का जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज दूसरा दिन है। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड कर गया है, आप वहाँ से जाकर हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चौथा चैप्टर जीव विज्ञान में मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में पहला है जीवाणु। किस समूह में जीवाणु जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रिका केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश के जीव समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा। जीवाणु किस जगत समूह के अंतर्गत आते हैं? तो वह आता है मोनेरा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवाणु क्या होते हैं? तो जीवाणु हरित लवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता है। आगे है गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिकाओं के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी कौन निवास कर सकता है? तो वह जीवाणु निवास कर सकता है। कुछ जीवाणुओं द्वारा एक कठोर ढांचेनुमा संरचना का निर्माण किया जाता है जो इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर्स कहते हैं। आगे है एक जीवाणु अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि वह संभवतः क्या बन सकता है? तो वह अंतर बीजाणु बन सकता है। जिस जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कोशिका भित्ति सेल वॉल उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कौन से जीवाणु क्षारनुमा होते हैं? तो बेसिलस जीवाणु। किसे वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है? तो वह है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। किसने जीवाणुओं को संघ साइजोमैकोफाइटा के अंतर्गत रखा है? ओसवाल्ड टिप्पो ने। किसने बताया कि किण्वन प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है? तो लुई पास्चर ने। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा। प्राचीन काल में ही दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती थी? तो जीवाणुओं की। दूध से दही बनाने का कार्य कौन से जीवाणु करता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टस तथा लैक्टोबैसिलस लेक्टस। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरोमीन का। आगे है दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया किस जीवाणु द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस द्वारा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। पृथ्वी पर उपस्थित पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? नॉस्टॉफ, एनाबिना, ओलोसिरा और क्लोथ्रिक्स। किसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु बैक्टीरिया कहते हैं जो दलहनी फसलों को जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, फ्रैंकिया। भोजन का विषाक्त होना बातुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम के। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो मेथेन के। कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? एस्चेरिकिया कोलाई। आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषण होता है? तो विटामिन B12 तथा के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया द्वारा। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित सही तथ्य है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य अन्न फ्लोरा के संरक्षण में सहायता देता है। कौन से जीवाणु जल में पाए जाते हैं? तो विब्रियो, सॉल्मोनेला तथा इकोलाई। किस जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका नामक रोग होता है?
बैक्टीरियम ट्यूमफेंसिस। किसने पता लगाया कि पशुओं में एंथ्रेक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है? तो रॉबर्ट कोच ने। अब पढ़ेंगे हम शैवाल के बारे में। शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जबकि कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोश के यूकेरियोटिक जीव शैवाल, संघ, प्रोटोजोआ आते हैं। शैवाल किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा जगत के। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल को फेंक दो, मतलब फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा को। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तनाव तथा पत्तियां नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे थैलस कहा जाता है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो थैलोफाइटा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जल में पाया जाता है। शैवाल किस प्रकार के पादप है? यह पर्णहरिम युक्त, संवहन उत्तक रहित, भ्रूण रहित, आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। आगे है स्वपोषी। स्वपोषी शैवाल अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। शैवालों की उपस्थिति में वर्णकों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3 वर्गों में। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, हरे वर्णक। रोडोफाइसी लाल शैवाल, लाल वर्णक। फिमोफाइसी भूरा शैवाल, भूरा वर्णक। शैवालों में खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। किन पौधों का शरीर जड़, तनाव तथा पत्तियों में अलग नहीं होता है? तो स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है? स्पाइरोगैरा नीलहरित शैवाल है। पॉन्ड सिल्क किसे कहते हैं? तो इसे स्पाइरोगैरा को कहते हैं। स्पाइरोगैरा मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? तो स्थिर स्वच्छ जल में। मोलुथ्रिक्स मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? तो मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? तो कि इसे क्रिप्टोगैम कहते हैं। कारा किस प्रकार का पौधा है? तो गैर संवहनी पौधा है। लाल बर्फ किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? एक हरित शैवाल के कारण, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। आगे है बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिसम वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज ब्लोसम्स क्या कहलाते हैं? यह लाल ज्वार विशेष शैवाल डायनोफ्लैजेलेट के कारण। महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो मिथेन का। अब पढ़ेंगे शैवालों का किस किस शैवाल का क्या क्या उपयोग है। प्रमुख लाभदायक शैवाल। अलवा शैवाल। अलवा शैवाल से इसका उपयोग समुद्री सलाद बनाने में किया जाता है और यह जापान क्षेत्र में पाया जाता है। नॉस्टॉक यह भोजन के रूप में करते हैं और यह चीन में खाया जाता है। रोडोमोरिया यह तंबाकू के रूप में उपयोग करते हैं और यह स्कॉटलैंड में होता है। अम्बिलिकस यह भी खाने में प्रयोग करता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। पोरोफायरा यह भोजन के रूप में लेते हैं और यह भी जापान में पाया जाता है। कॉन्ड्रस इसको चॉकलेट बनाने में यूज करते हैं। सरगसम यह चारे के रूप में उपयोग होता है। अगर अगर यह आइसक्रीम, तनाव जेल, पौधों के संवर्धन में उपयोग होता है। सरगसम यह कृत्रिम ऊन जापान में बनाया जाता है। लेमिनेरिया इसका आयोडीन के रूप में प्रयोग करता है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेड्रस यह श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूतों की पॉलिश में। नॉस्टॉक एनाबिना यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कारा नाइट्रेला यह मलेरिया उन्मूलन में। क्लोरेला प्रतिजैविक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब पढ़ेंगे हम कवक। कवक किस समूह के अंतर्गत आता है? इनमें स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है, इसे थैलाफाइटा समूह का। और कवक किसका है? शैवाल किसका है? प्रोटिस्टा वर्ग का। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। जबकि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। कवकों की संरचना किस प्रकार की होती है? तो यह हरित लवक रहित होता है, संवहन उत्तक रहित होता है तथा केंद्रक युक्त होता है। कवकों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो यह बना होता है काइटिन का। कवक सदैव किस प्रकार पोषित होते हैं? तो यह परपोषित होते हैं। कवकों में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। और शैवाल में भी 3 प्रकार का। यह है वर्धी, वेजिटेटिव, लैंगिक, सेक्सुअल, अलैंगिक, असेक्सुअल। आगे है
राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस तथा डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो बीजाणुओं द्वारा। कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। ईस्ट खमीर क्या है? तो ईस्ट खमीर एक कवक है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो खमीर का। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का कवक है? तो मृतोपजीवी है। खमीर किस प्रकार का जनन करता है? तो मुकुलन द्वारा। मुकुलन में किस प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो असमान अनुजात कोशिकाओं का। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में। मुकुलन द्वारा कौन पुनरुत्पादित होता है? तो खमीर और हाइड्रा। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है? तो डबल रोटी की फफूंद। राइजोपस किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा। किण्वन क्या है? शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन। कौन सा सूक्ष्मजीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट में। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तारी के किण्वन में कौन सा जीव शामिल होता है? तो सैक्रोमाइसिस होता है। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह एक प्रकार का फफूंद है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है? तो कवक होता है। सेप्रोटोफ क्या है? तो एक कुकुरमुत्ता है। कवक का मौनसल बीजाणु धारण करने वाला तथा फैलने वाला अंग क्या है? तो एक कुकुरमुत्ता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा। एगेरिकस किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है? तो अमिनेटा फ्लोरिडिस। कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियात्मक साहचर्य है? तो कवक मूल माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका एक सहजीवी प्रबंधन है? तो कवक और पौधों के मध्य। अपरंगम लाइकेन के बारे में जो कवक और शैवाल के बीच का संबंध स्थापित करता है। लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आता है? तो यह भी थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है और कवक भी थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। शैवाल या प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है। लाइकेन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो कवक और शैवाल के बीच। लाइकेन किन जो जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो कवक और शैवाल। कवक एकोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज तथा शैवाल साइनोबैक्टीरिया की दो जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। तो यह क्या कहलाता है? यह सहजीविता कहलाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो कवक और शैवाल के बीच। लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं? तो माइकोबायोन्ट कहते हैं। लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहते हैं? तो फाइकोबायोन्ट कहते हैं। लाइकेन के अधिकांश कवक घटक किससे संबंधित होते हैं? तो एस्किमोमाइसिटिस से। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन होते हैं? तो यह लाइकेन होते हैं। लाइकेन की वृद्धि पर किसकी सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब पढ़ेंगे हम पादप जगत। पादप जगत में पढ़ेंगे सबसे पहले थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं? यह आता है कवक, शैवाल तथा लाइकेन। किसमें विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं पाया जाता है? तो थैलोफाइटा में। अब पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा उभयचर पौधे किस समूह में आते हैं? तो यह आता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूमि पर उगते हैं किंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होता है। किसमें संवहन उत्तक व वास्तविक जड़ों का अभाव पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जड़ों का स्थान पर क्या पाया जाता है? तो मूलाभास या रिजोइड्स। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो राइजॉइड कहलाता है। रिक्सिया, मार्किनिसिया, मॉस, एथनोसिरोस तथा स्फेगनम पादप किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा। किस समूह के पौधों में संवहनी मंडल का अभाव पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। युग्मोद्भिद किसका प्रमुख चरण होता है? तो ब्रायोफाइटा का। संवहन तंत्र का न होना किसका विशिष्ट लक्षण है? ब्रायोफाइटा का।
भ्रूण बनाने वाले पौधे एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा का सबसे साधारण व आदि समूह कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? डाउसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो जुओप्सिस। अब ब्रायोफाइटा का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग मृदा अपरदन रोकने में किया जाता है, बाढ़ रोकने में किया जाता है, ईंधन स्पेगनम के रूप में किया जाता है, चिराग स्पेगनम में बत्ती के रूप में एस्किमो द्वारा किया जाता है, एंटीसेप्टिक माउस के रूप में किया जाता है और भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। अब पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पादप होते हैं? तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र, युग्मोद्भिद और स्फेरोफाइटा चरणों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं। संवहनी उत्तक विकास की दृष्टि से पहले जमीनी पौधों कौन थे? तो टेरिडोफाइटा। किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन उत्तक युक्त और पुष्पोद्भिद पौधे आते हैं? तो टेरिडोफाइटा। बीज रहित संवहनी पौधे क्या कहलाते हैं? तो टेरिडोफाइटा। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो आता है टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया, सिरप्टोरिसिस और एजोला जैसे जलीय फर्न किस समूह के अंतर्गत आता है? तो टेरिडोफाइटा। किसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है? तो सिलेजिनेला। किसका उपयोग मेजों पर सजावट के लिए किया जाता है? तो सिलेजिनेला। कौन से टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है? इक्विसेप्टम से। टेरिडोफाइटास प्रजनन किस प्रकार करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से। किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो मार्सिलिया। किस पौधों के शरीर का जड़, तनों तथा पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो मार्सिलिया में। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है? तो फर्न है। विकसित बीज रहित पौधा किसे कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को। भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो वनस्पति शास्त्री सुरंज ने। किसके बीजाणु दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोपोडियम के। टेरिडोफाइट्स का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? मार्सिलिया तथा सेप्टेसिस। किसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है? तो टेरिडियम का। अब पढ़ेंगे अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी किसे कहते हैं? अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। किसमें अस्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं? तो अनावर्त बीजों में। किसके बीजों में बीजावरण नग्न बीजी नहीं पाया जाता है? तो अनावर्त बीजी में। आशाखी तथा नग्न बीजी पादप कौन सा है? तो अनावर्त बीजी। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो टेक्सोसोडिया मैक्सिकेनम। किन पुष्पहीन पौधों में पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो अनावर्त बीज। किन पौधों में संवहनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? तो अनावर्त बीजी में। अनावर्त बीजी किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो मरुद्भिद। अनावर्त बीजी पौधों के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं जिनमें शंकु का निर्माण होता है? तो एकलिंगी। किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो अनावर्त बीजी में। अनावर्त या नग्न बीज किसमें निर्मित होता है? तो अनावर्त बीजी में। चीड़, देवदार, सिकोया, फर, स्प्रूस तथा एफेड्रा किस समूह के अंतर्गत आता है? तो अनावर्त बीजी के। किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है? तो चिलकोजा को। चिलकोजा किससे प्राप्त किया जाता है? तो पाइनस से। कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजल जड़। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से। सेड्रस का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो देवदार से। सेडकास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो जूनिपेरस की लकड़ी से। किसके तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है? तो साइकस के। किसके बीज अंडमान की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं? तो साइकस के। किसे सागौम कहा जाता है? तो साइकस को। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो साइकस को। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? कोरियोलाइट कहते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किस पौधे का होता है? तो साइकस का। साइकस किस समूह के अंतर्गत आता है? तो जिम्नोस्पर्म। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्तकों के साथ जो पौधे अंततः बीज बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो फेंड्रोगियम कहलाते हैं। सबसे मोटा तना किस जिम्नोस्पर्म का होता है? तो टेक्सोसोडिया मैक्सिकेनम। अनावर्त बीजी एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जिनके बीज सदैव फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं। आवर्त बीजी पादप कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, शाख, झाड़ियों तथा वृक्ष।
आवर्तबीजी पादप में प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होते हैं? तो पुष्प में, फूलों में। किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? तो आवर्तबीजी में। किस प्रकार के पादप समूहों में परागन होता है? तो आवर्तबीजी। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो 2 प्रकार की। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है वह किससे प्राप्त होता है? तो वह आवर्तबीजी पादप से। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में पाई जाती है? तो आवर्तबीजी में। संगुप्त बीज किसकी विशेषता है? तो आवर्तबीजी की। कसकुटा अमरबेल किस प्रकार का परजीवी पादप है? तो आवर्तबीजी पादप का। पोस्ते का पौधा किस प्रकार का पादप है? तो वह आवर्तबीजी पादप का। आवर्तबीजी पादप को बीज के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? 2। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब पढ़ेंगे एक बीजपत्री, मोनोकोटाइलेडोनेन। एक बीजपत्री पादप की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है। इनके संवहन फूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना तथा बांस जो एक प्रकार की घास है किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? यह आता है एक बीज पत्री के अंतर्गत। नारियल, तार, खजूर तथा सुपारी किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एक बीज पत्री। लहसुन किस प्रकार का पादप है? तो एक बीज पत्री। कौन सा मानव निर्मित ध्वनि अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो ट्रिटिकर। महत्वपूर्ण एक बीज पत्री पौधे और उनके कुल। प्रमुख पौधे कुल: लहसुन, प्याज, सतावर, लिलियसी। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जई, गन्ना, बांस, दूब घास या ग्रेमिनी। तार, नारियल, सुपारी, खजूर या पौल्मी कुल का। केला या म्यूजेसी कुल का। पढ़ेंगे द्विबीजपत्री, डाइकोटाइलेडॉन। वे आवर्तबीजी पादप जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री पादप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनके बीजों में द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। इनके संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है। इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। मूली, शलजम, भिंडी, मिर्च, लौंग, कपास, अमरूद तथा जामुन किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? तो द्विबीजपत्री। शकरकंद का बेल किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? तो द्विबीजपत्री। महत्वपूर्ण द्विबीज पौधे तथा उनके कुल। प्रमुख पौधे कुल: सरसों, मूली, शलजम, फूलगोभी या क्रूसीफेरा। कद्दू, परवल, तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, टिंडा, चिचिंडा ये सभी कुकुरबिटेसी कुल का। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी, सलाद, जिनिया, जंगली भंगरा ये सभी कंपोजिटी कुल का आता है। दालों: चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, मूंगफली, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, शीशम, इमली, बबूल, नील, लाजवंती, कत्था, डेलिया, कुसुम ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल का। गुड़हल, भिंडी, कपास मालवेसी कुल का। अमरूद, जामुन, मेहंदी, यूकेलिप्टस या मिर्टेसी कुल का। नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, बेल या रूटेसी कुल का। सेब, नाशपाती, गुलाब, रसबरी ये रोजेसी कुल का। बटरकप, काला जीरा या रेननकुलेसी कुल का। आलू, टमाटर, बैगन, लाल मिर्च, धतूरा, बेलाडोना, तंबाकू ये सभी सोलेनेसी कुल का। धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर ये सभी अम्बिलिफेरी का। पादपों का जंतु वैज्ञानिक नाम: ओसिमम टेम्फ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो तुलसी का। फाइकस बेंदालेंसिस या बरगद का। एजा डायरेक्टा इंडिका नीम का। मैग्नीफेरा इंडिका या आम का। एम्बिलेका ऑफिसिनेलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंवला का। एनोना रुक्वामोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सीताफल का। अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अनानास का। मोरिंग ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? ड्रमस्टिक का। पुनिका ग्रेनिटम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अनार का। कैरिका पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पपीता का। ऑट्रोकॉर्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कटहल का। एक्रास सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चीकू का। डेलोनिक्स रजियाराफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का। बाम्बूसा डेंड्रो कालमस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो बांस का। टेक्टोना ग्रेंडिडस लीन किसका वानस्पतिक नाम है? सागौन का। ग्रेवलिए रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? सिल्वर ओक का। अकेसिया अरेबिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो बबूल का। महत्वपूर्ण पादप तथा उनके वानस्पतिक नाम। प्रमुख पादप और वानस्पतिक नाम: गेहूँ
ट्राइटिकम एस्टिवम, चावल ओरिजा सेटिवा, ज्वार सोरजम वल्गरे, बाजरा पेनिसेटम टाइफोथिनस, मक्का जीमेस, जौ हॉर्डेम वल्गेर, जई एवेना सेटिवा, गन्ना सेकेरम ऑफिसिनेरम, दूब घास साइनोडोन डेक्टलॉन, लहसुन एलिम्पसेटियम, प्याज एलिम्सेपा, सतावर एस्परगस रेसिमोस, तार बरासस फ्लावेल्फियर, नारियल कोकस न्यूसिफेरा, सुपारी अरेका सेटिचू, खजूर फोनेक्स डेक्टिलिफेरा, केला मूसा पाराडिसिया, सरसों ब्रासिका कंपोटिस, सलजम ब्रासिका रापा, फूलगोभी ब्रासिका ओलिरिसिया, मूली रफेनस सेटिवस, गुरमोहल हिबिस्कस रोसा सिनेंसियस, भिंडी हिबिस्कस इसुलेंटस, कपास जोसिपियम हर्बेकियम, मटर पाइसम सेटिवम, चना साइसर एरिटिनम, अरहर काजानुस कजन, मूंग पेजुलस मूंगा, मूंगफली अरेचिस हाइपोगिया, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, कत्था एकेकिया केटुचू, बबूल एकेकिया अरेबिका, अशोक सराइका अशोका, सीसम डेलिबेरिगिया सिसो, नील इंडिगोफेरा टिक्निटोरिया, इमली टेमरिंडस इंडिका, गुलमोहर डेलिनिक्स रिजिया, सेम डोलिस लेबलेब, गेंदा टेक्टिस पेटुला, गुलदाउदी क्राइसेंटिनम इंडिकम, सूरजमुखी हेलिंथस एनस, नींबू साइट्रस लेमेटस, संतरा सेट्रस रेटिकुटेरिया, मौसमी सेट्रस सेनेंसस, कद्दू कुकरबिटा मैक्सिमा, तरबूज सिट्रुअस लानाटस, खरबूज कोकुमिस मेलो, परवल थिकोनसंथस डायकिया, गुलमोहर रोसा सेनेंटफोलिया, सेब पायरस मेलस, नाशपाती पायरस कम्युनियस, रसबरी फालेसिस पेरुवियाना, अमरूद सीडियम गवा, जामुन सीजियम कुमिनी, मेहंदी लॉसोनिया इनरमिस, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, आलू सोलेनम ट्यूबरसम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, टमाटर लाइसोप्रिसियम। इसका आप लोग हम PDF दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर 5 नंबर कल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।